आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये चैप्टर आपका क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर था उससे काफ़ी रिजेंबल करेगा शुरू में, और उसी को थोड़ा डेस्क्रिप्टिव बना के हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। इसको कभी कभी सिंपली पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं। तो अगर पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करना चाहें, पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी प्लेस्ड टुगेदर। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होंगी और उनको एक साथ रखा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। हुआ क्या, शुरुआत में थोड़े से एलिमेंट हम लोगों को पता थे, केवल कुछ ही एलिमेंट पता थे, सबकी प्रॉपर्टीज हम अलग अलग याद कर लेते थे। लेकिन 18th सेंचुरी में क्या था, हमें लगभग 31 एलिमेंट पता थे। कितने पता थे? 31 एलिमेंट्स। उसके बाद में 1865 तक ये एलिमेंट दुगने से ज़्यादा यानी 63 हो गए, और आज के समय में हम लोग 118 एलिमेंट को पढ़ रहे हैं, हमें पता है। अब आपसे बोला जाए कि मान लीजिए 8-10 चीज़ें होती, सबकी प्रॉपर्टीज हम लोग अलग अलग याद कर लेते, 31 की भी याद कर लेते, अब 63 हो गए, 118 हो गए, हो सकता है फ्यूचर में 130 हो जाएं, 150 हो जाएं, तब इनकी प्रॉपर्टीज को कैसे अलग अलग याद कर पाएंगे। तो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहले क्लासिफाइड करते थे तो मेटल नॉन मेटल के हिसाब से कर लिया, मेटेलॉइड के हिसाब से, या फिर फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, तो जो सबसे पहला सफल प्रयास जो किया था वो डोवेरिनर ने किया था। किसने किया था? डोवेरिनर ने, और उनका जो रूल था वो डोवेरिनर स्ट्राइड के नाम से जानते हैं, और ये 1829 में इन्होंने इस रूल को दिया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये जो वर्ड है ट्राइड। ट्राइड क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी 3 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप होता है उसको हम लोग ट्राइड बोल देते हैं। तो डोबेरिनर ने बताया कि अगर हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे इकट्ठा करें या 3-3 के पेयर बनाते हैं, तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट शुरू वाले एलिमेंट और लास्ट वाले यानी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। देख लीजिए यहाँ से, he suggested that if element of a triad were arranged in increasing order of their atomic weights, the atomic weight of the middle element was approximately the arithmetic mean of the two elements. उसको देख लेते हैं एग्जांपल। जो उन्होंने ट्राइड बनाए थे वो 3 ही ट्राइड बनाए थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम का बनाया था, दूसरा बनाया था कैल्शियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, तीसरा बनाया कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का। इनका जो रूल था उन्होंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। जोड़ लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है, एटॉमिक वेट है इसका 7 प्लस, और इसका कितना दिया है 39। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जितने ऊपर नंबर होते हैं उसके उतने ही उसका डिवाइड कर देंगे। 2 चीजें हैं, 2 का डिवाइड 3 होते, 3 का डिवाइड है ना, कितना हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 2 बराबर 23। तो यहाँ तो ये आ गया। इसी तरह इसको भी करके देखें और इसको भी करके देखेंगे तो 88 के अप्रोक्सीमेट आएगा, इधर ब्रोमीन का 80 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो डोवेरिनर ट्राइड जो रूल था वो एक अच्छा प्रयास था, लेकिन इसमें
ये सिर्फ 3 ही कुछ ही एलिमेंट पे अप्लाई होता था, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। हमने लिख भी दिया, दिस लॉ वर्कड गुड ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट फॉर सो इट वॉज डिस्कार्डेड। कुछ ही एलिमेंट के लिए काम कर रहा था अच्छी तरह से, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, अमान्य ठहरा दिया गया। उसके बाद में जो दूसरा सफल प्रयास किया था वो किया था न्यूलैंड ने। एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड। इन्होंने भी 1865 में एलिमेंट को क्लासिफाई करने का काम शुरू किया। इन्होंने बताया कि अगर हम एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रखते चले जाएं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और एर्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होगी। कौन से फर्स्ट एलिमेंट और एर्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी उनमें सिमिलैरिटी होगी। और किस तरह से होगी, जैसे म्यूजिकल नोट होता है सा रे गा मा पा, तो उसका फर्स्ट स्केल, तो ये म्यूजिकल नोट सारे गामा पे बेस्ड होता है। उसका पहला स्वर क्या होता है, स, लास्ट वाला भी सा होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसको हम जल्दी से पढ़े दे रहे। ही सजेस्टेड दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, एवरी एर्थ एलिमेंट रिजेंबल्स इन द प्रॉपर्टीज, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होंगी, मिलती जुलती होंगी विद द फर्स्ट वन, जस्ट लाइक द 8 नोट ऑफ अ म्यूजिकल स्केल। दिस इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, और ये कैसे होता है वो देख लीजिए, थोड़ा समझा देते हैं। इन्होंने क्या किया कि अप टू कैल्शियम तक के एलिमेंट को अरेंज किया। तो अरेंज करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ। तो इन्होंने बताया लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होंगी। उसके बाद में अगर यहाँ से गिनना शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की, मान लिया हमने यहाँ से शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक है, तो ये इनके एटॉमिक मास बढ़ते हुए आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकी लिमिटेशंस क्या रही। इट एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। अब ये किस पे एप्लीकेबल थे, केवल कैल्शियम पे ही, कैल्शियम तक ही, यानी 20 एलिमेंट ही इन्होंने अरेंज कर पाए। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। अब बेटा जब ये न्यूलैंड ने अपनी डिस्कवरी करी थी, इसको रूपरेखा दी थी, तो उस समय क्या था कि जो आपकी नोबल गैसेस थी, यानी जीरो ग्रुप जो था, जिसको बोलते हैं हीलियम, नियोन, है ना, क्रिप्टन, जिनॉन, ये एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं किए गए थे। 1890 में ये एलिमेंट दो ऊपर वाले हीलियम और नियोन डिस्कवर कर लिए गए। अब अगर गिनोगे तो ये बेटा 9वां एलिमेंट होगा जाके सिमिलैरिटी में ना। तो पहले 8 था, लेकिन अब कौन सा हो जाएगा, 9th एलिमेंट। तो ये भी इनकी एक डिमेरिट रही, इनकी लिमिटेशन रही। उसके बाद में जो सबसे बड़ा सफल प्रयास किया था वो किया था मेंडलीव ने, और इन्होंने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया। जो पीरियोडिक लॉ हमें ये बताता है, पहले इनके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसका क्या मतलब रहा, पहले एक चीज और देख लो, पीरियोडिसिटी क्या होता है उसको देखो। द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर एक सर्टेन इंटरवल, एक समय अंतराल के बाद में बदल रही है या रिपीट हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब इस लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर
पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रखते जाएं तो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट फिर से आएंगे, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट का रिपीटिशन होगा। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ेंगे आप लोग तो वैसे ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, मेंडलीव ने पहले तो पीरियोडिक लॉ दिया, फिर उन्होंने बनाई अपनी एक पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव के समय पे 63 एलिमेंट पता थे। ही अरेंज दी एलिमेंट देन नोन, यानी उस समय जो एलिमेंट पता थे उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड जनरेट ए टेबल, और एक टेबल बनाई जिसको पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना गया। अब बेटा एक चीज और देख लेते हैं, अभी आपको कुछ वर्ड्स आएंगे जो कंफ्यूज करेंगे, तो ध्यान रखना। जो पीरियोडिक टेबल होती है वो कुछ इस तरह से बनाई जाती है, ठीक है, इस तरह से पीरियोडिक टेबल, और इधर से भी कुछ लाइंस होती हैं। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं लाइंस, जस्ट लाइक पिलर, है ना, तो इनको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, और जो लेफ्ट टू राइट जाती हैं इनको बोलते हैं पीरियड्स। कॉलम और पीरियड, आपका क्लियर हुआ यहाँ से? और इन्हीं कॉलम्स को बेटा हम लोग वर्टिकल रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं। ये जो वर्टिकल, राइट, वर्टिकल चीजें यानी ऊपर से नीचे जो होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, ये होती हैं हॉरिजॉन्टल। क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो पीरियड टेबल में ये जो वर्ड रो और कॉलम, रो और पीरियड, यानी कॉलम और पीरियड आने वाले को आप समझ चुके हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जब कोई चीज आएगी तो वो कॉलम में रखी होगी, और इसको बोलते हैं पीरियड, लेफ्ट टू राइट। कॉलम को बेटा ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक की। तो मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप बोला जाता है। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप। ठीक है, और इन ग्रुप्स को रोमन न्यूमेरल्स 1 से लेकर के 8 तक डिनोट किया। 1 2 3 4 और वो भी रोमन में। दूसरा, ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए एंड बी एक्सेप्ट दी 8th ग्रुप। तो 1 से लेकर के 7 तक के जो ग्रुप थे उनको ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया, और 8th ग्रुप को ए बी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। देख लीजिए इधर, थोड़ी देर के लिए मान लो ये इस तरह से कुछ था, ये आपका फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसको फिर से ए और बी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को फिर से ए और बी में डिनोट कर दिया। ए बी, ए बी, ए बी, ए एंड देन बी। तो इधर अलग मेटल्स, इधर चीजें, इधर अलग एलिमेंट, इधर अलग एलिमेंट, है ना। ए और बी में इस तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया 1 से लेकर के 7 तक के ग्रुप्स को। ठीक है, उसके बाद में इन दिस टेबल देयर वर 6 हॉरिजॉन्टल रोज। आपको बताया था हॉरिजॉन्टल रोज लेफ्ट टू राइट वाली, और उनको नाम दिया जाता है पीरियड्स। तो कितनी पीरियड्स थे इसमें? 6 थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से हमें क्या क्या फायदे हुए? सबसे पहले सबसे बड़ा फायदा सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। अब मान लीजिए वहाँ उस समय उन्होंने 63 एलिमेंट पता थे और उन्होंने उन एलिमेंट को 8 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो केवल अगर हम 8 ग्रुप में एक एक एलिमेंट, यानी जो चीज ग्रुप में रखी जाए उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर हर ग्रुप से एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद कर लें
तो हम उस ग्रुप के बचे हुए एलिमेंट की प्रॉपर्टी का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसका बैलेंसी ये होगी अगर इसकी इतनी है ना, तो वो सेम बैलेंसी रहती है, यानी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल सेम रहेंगी एक ही ग्रुप में। दूसरा, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। कुछ का एटॉमिक वेट का करेक्शन नहीं हो पाया तो कुछ का गलत निकल आया, तो कुछ एलिमेंट के एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। बेरिलियम था, बेरिलियम का वैसे 13.5 आया, ये उस समय गलत आया था, ठीक है। बाद में जब इसका इक्विवेलेंट वेट आया तो कितना आया, 4.9। अगर इस हिसाब से बेरिलियम जो था तो 14, ये कितना था, 13.5, और कार्बन का होता है 12 और नाइट्रोजन का होता है 14, तो इस हिसाब से इसको नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में रखना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई एलिमेंट नहीं रखा गया, है ना। तो जब थोड़ी सी स्टडी और करी गई तो इसको ग्रुप सेकेंड में रखा गया। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसकी जो वैलेंसी थी वो कितनी थी, 2 थी। अब इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका जो एक्यूरेट आया इक्विवेलेंट वेट इसका कितना था, 4.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो और कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 मान ली गई थी, है ना। तो ये तो एक करेक्शन हो गया। दूसरा और देख लीजिए, सॉरी, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। जब मेंडलीफ अपनी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस समय उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाते टाइम, जैसे ये यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिख दिया एस मान लो, यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ दी, फिर से यहाँ पे एक एलिमेंट टी मान लिया, तो उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे, कुछ ब्लॉक खाली छोड़ दिए थे, और उन्होंने उन ग्रुप्स में जो ब्लॉक थे, जैसे इस जगह ये खाली, तो इस जो एलिमेंट यहाँ पे जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी का प्रिडिक्शन पहले ही कर दिया था, ठीक है। तो उन्होंने जो एलिमेंट छोड़े थे, खाली जो जगह छोड़ी थी वो 2 एलिमेंट के लिए छोड़ी थी, एक तो था गैलियम और दूसरा था जर्मेनियम, ठीक है। और ये सेम ग्रुप में रखे गए और इनका प्रिडिक्शन बड़ी ही आसानी से उन्होंने डिस्कवरी से पहले ही इनकी प्रॉपर्टी का प्रिडिक्शन कर दिया था। अब अगर कोई चीज है बनी है तो उसमें कमियां भी होती हैं, तो उसके गुण थे। अब डिफेक्ट इन द मेंडली पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली बात, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो डिटरमाइन नहीं हो पाई। क्यों? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो। तो यहाँ पे अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s1, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो H पॉजिटिव बनाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले तो H2 बना देगा, यानी H नेगेटिव भी बना सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेगा वैसे ही H2 में बन जाएगा। हाइड्रोजन दोनों ही काम कर लेता है। तो उस समय एक तो इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रख दिया था इसको, और दूसरा रखा था 7th ग्रुप में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, उनकी वैलेंसी -1 होती है, इसकी वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप की +1 होती है। हाइड्रोजन जो है वो दोनों ही वैलेंसी शो कर रहा है ना, वेरिएबल वैलेंसी इसकी है। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी उन्होंने कंप्लीटली डिटरमाइन नहीं कर पाई। दूसरा, इन्वर्जन इन द पीरियोडिक टेबल। इन्वर्जन का मतलब है कि उस समय क्या हुआ कि पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे रख दिए जो जिनका है, उन्होंने कहा था कि एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास में रखना है, एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रखना है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा था और उनको किसी दूसरे एलिमेंट से पहले रख दिया। जैसे कोबाल्ट, एटॉमिक वेट होता है इसका, एटॉमिक वेट होता है 58.9, और इसको निकेल से पहले रख दिया, सॉरी, ओके, इसे देख लेते हैं। ऑर्गन का होता है 39.9 और पोटेशियम का होता है 39.1। तो यहाँ पे पोटेशियम जो है वो इस तरह से अरेंज करना चाहिए, तो पोटेशियम एंड आर्गन, लेकिन हुआ क्या, इसका रिवर्स ऑर्डर हो गया, ऑर्गन को पोटेशियम से पहले रख दिया, जबकि पोटेशियम का मास नंबर या एटॉमिक वेट ऑर्गन से
कम है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, टेल्यूरियम का होता 127 हैज बीन प्लेस्ड बिफोर, किससे पहले रख दिया, आयोडीन से। होना क्या चाहिए, आयोडीन को टेल्यूरियम से पहले रखना चाहिए था। अगली बात आती है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब आप ये बताइए आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो, A216, A217, A218। ठीक है, तो यहाँ देखो इनका एटॉमिक नंबर से हमें कोई लेना देना, एटॉमिक मास के ऑर्डर में अगर आपने रखा है 16, 17, 18, तो इनको ऑक्सीजन के लिए 3 जगह बनानी पड़ती। हुआ क्या, इन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन को एक जगह दे दी। इसी तरह से आपका होता है क्लोरीन 17Cl35 और 17Cl37। तो क्लोरीन के लिए भी 2 जगह बनानी पड़ती क्योंकि इनका जो मास नंबर है, जो वेट है, एटॉमिक वेट, वो ज़्यादा है, एक बार 35 एक बार 37। तो 35 के लिए भी एक जगह होती है, दूसरी जगह 37 वाले के लिए होती। तो इसका भी कोई ढंग से डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। उसके बाद में एक कुछ आया, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट टुगेदर एंड सिमिलर एलिमेंट सेपरेटली। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, उनको अलग रख दिया, और जिनकी प्रॉपर्टी डिसिमिलर थी, सेम नहीं थी, उनको एक साथ इन्होंने अरेंज कर दिया। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आगे जो भी आएगा वो पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। गुड बाय।